नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण ज़िले के केसरिया में हैं और आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव का बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड की लोकप्रिय विधायक शालिनी मिश्रा। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि केसरिया के विकास को लेकर इनका जो प्रयास है कहाँ तक सफल हो पाया और केसरिया की जनता को इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अब 1 साल का और कार्यकाल इस विधानसभा इस कार्यकाल का बचा हुआ है, इसमें 1 साल में क्या कुछ प्राथमिकता और इनकी है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, न्यूज़ टाइम्स में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, जब आप विधायक बनी थी तो पहला सवाल आपसे केसरिया बौद्ध स्तूप को लेकर किया गया था, मुझे याद है, और डे 1 से आप केसरिया बौद्ध स्तूप के सौंदर्यीकरण, उसके जीर्णोद्धार में के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं और बहुत हद तक आप सफल भी हो पाई हैं। क्या लगता है अगले 1 साल में ये काम पूरा हो जाएगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये शेयर करने के लिए कि आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं, खुश हैं कि केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास मेरी प्राथमिकता थी, है और रहेगी। चुनाव के बाद जब मैं सर्टिफिकेट लेके मोतिहारी में निकल रही थी तो आप लोगों ने ही सवाल किया था कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अपने विधानसभा के लिए, और हमने कहा कि हमारी प्राथमिकता बौद्ध स्तूप का विकास पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी। और मुझे गर्व है यह कहते हुए कि विधानसभा का 17वीं विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन केसरिया विधानसभा की ओर से आप लोगों की आवाज़, जो सबसे पहली आवाज़ उठी वो केसरिया बौद्ध स्तूप के विकास की आवाज़ उठी और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा शेप दिया गया। आपको मालूम है कि केसरिया बौद्ध स्तूप के अंदर भी आज पार्क डेवलप हो गया, उसका पाथवे नहीं था, पाथवे भी डेवलप हुआ। लोगों को चलने में, मुझे भी परेशानी होती थी हमारे चुनाव के पहले, जब हम बौद्ध स्तूप तक जाते थे और अंदर राजमाता मंदिर है वहाँ तक जाने में बहुत परेशानी होती थी। वो पाथवे बन गया। उसके अंदर गार्डन भी डेवलप हो चुका है, हालांकि अभी उसको और काफ़ी डेवलप होना है, लेकिन वहाँ पे जो गड्ढा हुआ करता था, पानी इकट्ठा हुआ करता था, अब वहाँ पे घास, पेड़ पौधे, फूल लगे हुए हैं। काफ़ी खुशी की बात है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है कि कुछ शुरू किया, उसका अंजाम की ओर हम लोग हैं। तीसरी बात है कि केसरिया बौद्ध स्तूप का एक्सकेवेशन भी काफ़ी सालों से रुका हुआ था, उसकी खुदाई बंद हो गई थी, वो भी हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ और कुछ हद तक उसकी खुदाई भी हुई है। एक तरफ से अब अगर आप बेंच पे बैठ के देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्वरूप आता है बौद्ध स्तूप का, जो मेरे कार्यकाल के पहले नहीं था। साथ ही साथ उसके रिस्टोरेशन का भी काम चल रहा है। जैसे काफ़ी ईंटें हैं जो हैं वो पुरानी हो गई थी, ढहने लग गई थी। आपको बता दूं, नालंदा से, बोधगया नालंदा की तरफ से स्पेशल ईंटें आ रही हैं और उसका रिस्टोरेशन का भी काम हुआ है। तो बौद्ध स्तूप का जो स्ट्रक्चर है उसके विकास, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, चूँकि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है तो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है, और जब एएसआई कुछ काम करती है तो काफ़ी सोच समझ के करती है। एएसआई का कहना है कि नीचे अभी 2 मंजिल छिपा हुआ है जिसकी खुदाई चल रही है और काफ़ी धीरे धीरे उनको करना पड़ता है ताकि बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो या किसी चीज़ में कोई डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, कोई टूट फूट ना हो जाए जो नीचे है। तो इसलिए वो उनकी स्पीड काफ़ी कम होती है, एक्सपर्ट्स की देख रेख में वो सब होता है, कम है, इसीलिए उसका जो स्पीड होना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैं एक बार फिर से आग्रह करूँगी, मैं जाऊँगी, कोशिश करूँगी कला संस्कृति माननीय मंत्री भारत सरकार से मिलके एक्सकेवेशन भी तेज़ करें और कम से कम बिहार सरकार को, हम लोगों को थोड़ा परमिशन दें कि स्ट्रक्चर के आसपास नहीं, स्ट्रक्चर के दूरी, लेकिन हम लोग कुछ काम अच्छे से करा पाएँ। जैसे लाइटिंग है वो हम कराना चाहते हैं, गार्डन को और अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पे पब्लिक के लिए टॉयलेट बनवाना चाहते हैं जो एकदम पीछे की तरफ है, हम चाहते हैं कि उसको आगे की तरफ भी हम लोग बनवाएं, बाहर की तरफ कुछ विकास करना चाहते हैं। तो वो सब अभी थोड़ा कम है, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ
के जो काम 20-25 सालों से नहीं हो पाया था, केसरिया बौद्ध स्तूप को टच नहीं कर पा रहे थे लोग, उसको हमने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है, जो आपने भी एक्नॉलेज किया। और साथ ही साथ उसके सामने आपने देखा होगा कैफेटेरिया था। मेरे कार्यकाल से पहले ही, मेरे चुनाव से पहले ही, मैं जब भी उधर से गुजरती थी देखती थी एक बिल्डिंग सी बनी हुई है और उसके बाहर पूरा गड्ढा था, पानी था, अप्रोच रोड नहीं था उसका, जाने आने का रास्ता नहीं था, अप्रोच रोड था आज ही वो नहीं। चमक रहा है। तो को बहुत संतुष्टि मिलती है कि उस बिल्डिंग का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों ये से था ना कि हुआ। कोई भी टूरिस्ट आते थे, चाहे कोई भी चाहे आते थे, तो उन्हें मतलब कहीं पर्याप्त जगह उस टाइप का नहीं मिल पाया जहाँ कुछ खा पी सकें। अब ये सुविधा आपके प्रयास से उपलब्ध हो गया और वही कैफेटेरिया चमक रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। कहीं न कहीं मेरे समझ से इसका श्रेय आपको ही जाता है। मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहती हूँ। उन्हीं के ही मोटिवेशन से, और वो जितना बिहार के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि बिहार का विकास 24 घंटे उनके दिमाग में रहता है, तो उन्हीं से कुछ मैंने भी सीखा है, तो सारा श्रेय उनको जाता है। और मेरा भी ध्येय है कि केसरिया विधानसभा का विकास हो, सारे लोगों का, जितने लोग आते हैं उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। तो वो कैफेटेरिया की बात कर रही थी, अप्रोच रोड नहीं था। अप्रोच रोड अब इतना सुंदर चौड़ा बन गया, वहाँ ट्रक बस भी अंदर जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केसरिया कैफेटेरिया के अंदर जो अभी के समय में हेलीपैड भी वहाँ पे बन जाते हैं, 2-2 हेलीकॉप्टर भी उतर जाते हैं वहाँ पे जो हम लोगों का 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है बौद्ध स्तूप के सामने जो कैफेटेरिया है, उसके अंदर गार्डन के अंदर डेवलपमेंट का आपको कैफेटेरिया के जो स्पेस है, जो उसका कंपाउंड, उसके अंदर कुछ और भी काम होने चाहिए। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, उसके अंदर बौद्ध स्तूप का 25% साइज का रेप्लिका बनेगा। स्तूप के आकार का बनेगा। उसके 8 तरफ से बिहार के महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी प्रतिमाएं भी लगाई जाएंगी 8 कॉर्नर से। जैसे बौद्ध स्तूप के 8 कॉर्नर्स हैं, 8 तरफ से आप एक तरह का देख सकते हैं, वैसे ही 8 कॉर्नर्स इसके भी होंगे और 8 कॉर्नर पे प्रतिमाएं लगाई जाएंगी बुद्ध भगवान से, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। और उसके अंदर जब स्तूप बनाएंगे तो एक टॉम्ब सा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, इसको डोम बोलते हैं। डोम टाइप के स्ट्रक्चर में एक कॉन्फ्रेंस रूम, सेमिनार रूम रहेगा, 45 सीट का वो रूम रहेगा, जिसमें महात्मा बुद्ध और केसरिया बौद्ध स्तूप और केसरिया के इतिहास पे फिल्म दिखाई जाएगी दर्शकों को। लेज़र शो भी होगा उसमें। तो ये काफ़ी चीज़ों का हम लोगों ने प्लान किया है और माननीय पर्यटन मंत्री जी से भी पीछे मेरी 10-15 दिन पहले मुलाकात हुई। उनको वो खुद भी, उनका पोस्ट आया था फेसबुक, एक्स, सब पे आया हुआ है, केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास हो रहा है, उसके सामने के कैफेटेरिया का विकास हो रहा है। 19.77 करोड़ की परियोजना है वो। तो आने वाले मुझे लगता है 6 से 7 महीने में आपको स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे इस प्रथम कार्यकाल में वो पूरा हो, जिसके लिए मैं पूरी तरह से पटना में लगी हुई हूँ और काफ़ी जल्दी उसका टेंडर होके होगा। तो ये केसरिया बौद्ध स्तूप का मेरा जो सपना है और जो मेरे बाबूजी ने जो सपना देखा था, उसको मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले कई लोगों को केसरिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, लेकिन जो दिलचस्पी जो हम लोगों ने केसरिया स्तूप के लिए आपको देखा, वो इससे पहले किसी MLA MP में हम लोगों ने नहीं देखा, जो सही बात है। और बहुत हद तक आपको कामयाबी मिली। और दूसरी बात ये कि आपका एक स्टेटमेंट भी आया था, बड़ी मुखर होकर आपने आवाज़ उठाया कि केसरिया को उसमें शामिल किए बगैर बौद्ध सर्किट का जो है ना, ये नहीं किया जा सकता है, कल्पना नहीं किया सकता है। बिल्कुल, और ये सही बात है। केसरिया को उस पथ में नहीं जोड़ा जा रहा है क्या? नहीं, वो स्टेटमेंट हमारा पहले आया था जब ये बात चल रही थी कि केसरिया के तरफ से बौद्ध सर्किट की रोड नहीं आएगी और उसको छपरा के तरफ से डाइवर्ट कर दिया था आगे कुशीनगर के लिए। तो हमने उसकी भी लड़ाई लड़ी थी। अच्छा है आपने मुझे याद दिलवाया। हमें जब पता लगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली, माननीय विजय चौधरी जी से भी उन्होंने निर्देश दिया मिलने को, फिर माननीय नितिन गडकरी जी को भी, माननीय नितिन नवीन जी उस समय
ये पथ निर्माण मंत्री थे, उनको आग्रह किया, तो रातों रात फिर वो लोग दिल्ली में जाके उसका अप्रूवल उन लोगों ने लिया कि नहीं, केसरिया की तरफ से वो जाके सड़क आएगी, ताकि केसरिया बुद्ध भगवान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी, उसको बिना बौद्ध सर्किट में जोड़े बौद्ध सर्किट नाम देना ही बेमानी था। सारण से बौद्ध सर्किट बनने का कोई मतलब नहीं था, तो वो हो गया। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इसका टेंडर भी हो गया और बहुत जल्दी हम लोगों के केसरिया से होते हुए बौद्ध सर्किट की सड़क कुशीनगर तक जाएगी। देखते हैं कि आप विधानसभा में जो है काफ़ी मुखर होकर बात रखती हैं। इससे पहले हम लोगों ने, जो सही बात है, किसी भी केसरिया के एमएलए को इस तरह से विधानसभा की पटल पे अपनी बात रखते हुए क्षेत्र के समस्याओं को उठाते नहीं देखा था। या तो उस वक्त मोबाइल मीडिया का ज़माना नहीं था, या फिर उन लोगों ने उठाए नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोगों ने 5 साल के अंदर केसरिया की विभिन्न समस्याओं को आपने लगातार उठाया और हर संभव कोशिश किया कि केसरिया के समस्याओं का निदान हो। और लगातार जो है, अब नेक्स्ट सेशन जो आने वाला है, उसमें पहली प्राथमिकता क्या होगी केसरिया के लिए आपका, कि मैं उस विधानसभा के पटल पर रखा जाए? मेरी प्राथमिकता हमेशा यही रही है, अभी ही नहीं, अगले सेशन के लिए नहीं, हर सेशन में आप अगर देखेंगे जितने मौके हम लोगों को अपनी आवाज़ उठाने की, अपनी बल्कि केसरिया की आवाज़ उठाने के जितने मौके मुझे मिले हैं, मैंने कोशिश किया है कि उसको गंवाऊँ नहीं। एक एक मिनट जब सत्र चलता है उसके पहले मेरी तैयारी होती है, और सत्र में एक एक मिनट मुझे यही रहता है कि किस माध्यम से मैं क्या क्या आवाज़, आप लोगों की आवाज़ बन के विधानसभा में मैं जाऊं और आप लोगों के काम को कराऊं, अपने केसरिया विधानसभा के काम को कराऊं। मेरा मानना है कि अगर हम मांगेंगे तभी कुछ मिलता है, बिना मांगे नहीं मिलता है। तो जब हम मांग ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तब जितनी मांगे हैं मैं डालती रहती हूँ, करती रहती हूँ, उसमें से काफ़ी हद तक काम होके आता है, काफ़ी हद तक काम हो जाता है। और यहाँ के प्रशासन के अधिकारी भी, जिलाधिकारी महोदय और बाकी सारे प्रशासन के एसपी और सारे लोग जो हैं, ब्लॉक, अंचल और अनुमंडल, सब लोग काफ़ी उसमें मदद भी करते हैं। वहाँ से आता है, फिर वो लोग भी एक्सपेडाइट करके जल्दी इसको काम को करवाते हैं। तो क्वेश्चंस तो हमारे रहते ही हैं। क्वेश्चन के अलावा भी काफ़ी माध्यम हैं। सेशन चलते हुए में आप निवेदन से दे सकते हैं और याचिका दे सकते हैं। हम लोग, मैं कमेटी की मेंबर हूँ, प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति की मेंबर हूँ, तो वहाँ भी हमारी मीटिंग हर 10 दिन पे होती है। उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी आवाज़ को उठाऊँ और काम होता है। अगली प्राथमिकता जो मेरी है वो है जो सड़क है नहर पे, वाल्मीकि नगर से लेके समस्तीपुर, वो सड़क बन जाती है तो उससे हम लोगों को ही नहीं, वाल्मीकि नगर से लेके और समस्तीपुर के लोगों को भी आसानी हो जाएगी आवागमन में। वही मेरी प्राथमिकता है कि उस काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा के और लोगों को सुविधा दिलवाना शुरू करें। अभी छोटा सा पैच हुआ है हमारा, नारायणपुर के पास से लेके पूरन छपरा का काफ़ी सुविधा होती है, तो वह समझ के हमने ये कोशिश की है कि इसको हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, अगले 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट कराने। मानसून सत्र में आपने केसरिया प्रखंड के एक मजरिया पुल का भी आपने जल्दी करवा के और लोगों को सुविधा दिलवाना शुरू करें। अभी छोटा सा पैच हुआ है हमारा, नारायणपुर के पास से लेके पूरन छपरा का काफ़ी सुविधा होती है, तो वह समझ के हमने ये कोशिश की है कि इसको हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, अगले 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट कराने। मानसून सत्र में आपने केसरिया प्रखंड के एक मजरिया पुल का भी आपने मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर कौतूहल का विषय था पूरे क्षेत्र में कि एक छोटा सा काम भी मैम विधानसभा के पटल पर रख के, मतलब हर समस्या का निदान हो, इसकी कोशिश रहती है। मैं आपको बता दूं कि वो समस्या और वो जो काम है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस माध्यम से मैंने उठाया था वो गैर सरकारी संकल्प था। गैर सरकारी संकल्प सबसे महत्वपूर्ण काम जो होते हैं, या आपके क्षेत्र के हों, ज़िले के हों, राज्य के हों, आप उसमें उठाते हैं और उसका जवाब मैंडेटरी है, सुनिश्चित है कि माननीय मंत्री जी को देना ही है और उस पर काम आगे करना ही है। तो इसलिए मुझे लगा कि मजरिया पुल उठाना मुझे बहुत, अगर अब नहीं मैं करवाऊंगी तो इतने सालों से लोग कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पाया है, तो
उसको मुझे लगा कि इसको करवाना है, और माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त भी किया कि हम करवाएंगे। और उन्होंने, आपको बता दूं कि उसके बाद जब मैं बाहर निकल रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको उस पर कहने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं तो आपका काम करवा ही दूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने कराया। तो वो भी होगा। साथ ही साथ एक और पुल है पुराना बनपरुआ, चूँकि गैर सरकारी संकल्प में हम एक ही मुद्दा उठा सकते हैं, इसलिए मुझे वो उठाना था। मंजरिया का उठाया मैंने, लेकिन इसी सत्र में जो मानसून सत्र हुआ उसमें हमने क्वेश्चन के तहत पुराना बनपरुआ का उठाया। तारांकित प्रश्न मैंने किया था, उसका भी जवाब आया है। तो ये दोनों पुल साथ साथ होंगे, और भी 7-8 पुल हैं हम लोगों के जो साथ साथ में हो जाएंगे हमारे विधानसभा के। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो करेंगे, माननीय मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है, हमने अपनी प्राथमिकता की लिस्ट दी है। तो अगले 1 साल में कम से कम हमारे विधानसभा के 8-9 पुल हो जाएंगे, और 40 से 50 रोड भी हो जाएंगे जो बचे हुए हैं। हालांकि मैंने कोशिश की है, आप चल के देखेंगे संग्रामपुर से लेके कल्याणपुर तक जब आप आएंगे तो मैंने खुद भी महसूस किया, और लोग भी मुझे कहते हैं, लोगों का मेरे प्रति बहुत प्रेम स्नेह रहता है। तो मैंने महसूस किया है कि जब पहले हम लोग आते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी सड़कों में, अब हम लोग बहुत स्मूथली पहुंचते हैं संग्रामपुर से कल्याणपुर अपने आवास तक, और रास्ते में भी कई सड़कें हैं। तो हालांकि मैंने सड़कों का जाल तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, चाहे वो RWD से हो, चाहे हमारी योजना के तहत हो, सड़कों का, वर्क शेड का और यात्री शेड का, काफ़ी कुछ हमने किया है। शेडयुक्त चबूतरे हैं, काफ़ी कुछ किया है, और आने वाले 1 साल में उसका दुगुना हो जाएगा। और 4 साल इस कार्यकाल के आपके हो गए, 4 साल में काफ़ी सारे काम हुए, रोड बने, पुलिया बना। मैं जानना चाहूँगा कि इन 4 साल में सबसे बिग अचीवमेंट आप काम के मामले में किसे मानती हैं, और क्या अब और अधूरा रह गया जिसको बाकी 1 साल में निपटाना चाहती हूँ? कुछ बाबूजी के अधूरे सपने भी उन्हें भी पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मेरे लिए यही है कि केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास और उसके सामने के कैफेटेरिया का उद्घाटन करा के उसका विकास करा देना। और दूसरा अचीवमेंट ये है कि बौद्ध स्तूप चूँकि हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, तो 25% का रेप्लिका 20 करोड़ की योजना में लेके अपने केसरिया के लिए आई, जिससे कि वहाँ पे लोग केसरिया बौद्ध स्तूप का इतिहास समझेंगे और वहाँ पे लाभ उठाएंगे। कई मूर्तियाँ भी लगेंगी जैसा मैंने बताया। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। दूसरी बड़ी चीज़ है जो मैंने अभी बताया आपको, कि सड़कों का जो जाल है, हालांकि सड़कें बनती हैं, फिर 5 साल का समय होता है, टूटती हैं, फिर बनती हैं, लेकिन जिस कदर ख़राब थी सड़कें हम लोगों के यहाँ, अब मुख्य सड़कें तो हैं ही हैं, गलियों में भी मैंने कोशिश किया है, छोटी छोटी समस्याओं को भी हमने हैंडल किया है। कई सड़कें हैं, 1-2 सड़कें तो मैंने ऐसी देखी जो 15 सालों में पिछले कोई नहीं कर पाया था, उसको मैंने जाके लोगों को आग्रह करके उनको भी बनवाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो छोटे से छोटी समस्या हो, चूँकि मैं आपके घर की बहन बेटी हूँ, तो मैं इसी तरह से सोचती हूँ कि मुझे किसी के घर जाके किसी को आग्रह भी करना है, हाथ भी जोड़ना है, तो छोटी समस्या हो ही तो या बड़ी समस्या हो तो दोनों मेरे लिए बहुत प्राथमिकता रखती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि घर के सदस्य की तरह मैं काम करूँ, और यही करती आई हूँ। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ये नहीं है, बस आप पूरे विधानसभा को अपना परिवार समझिए, जैसे मैं समझती हूँ, काम आराम से हो जाता है। लोगों का प्यार दुलार स्नेह बहुत मिलता है, इसके लिए मैं सभी केसरिया वासियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, पूरे चंपारण वासियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे बहुत स्नेह, प्यार, दुलार, सम्मान मिलता है। और मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं पहले थी, अभी भी हूँ, और आगे भी मैं आपके साथ इसी तरह से रहूँगी। आपको देखते हैं कि जनता से सीधा संवाद, एक ऑफिस है प्रखंड मुख्यालय में, यहाँ पर जनता के सारे समस्याओं का निदान किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। MLA होने के बावजूद भी जो है इस तरह से लगातार सीधे संपर्क करना जनता से, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने कहा कि मुझे ये नहीं लगता है, मैं ये सोच के कभी नहीं रहती हूँ, और ये मैंने मेरे बाबूजी से सीखा है कि मैं MLA हूँ, मैं विधायक हूँ, ये मेरे दिमाग में नहीं रहता है।
मैंने बाबूजी को देखा जब से मैंने होश संभाला, हमारा दरवाज़ा कभी किसी के लिए बंद नहीं हुआ। सबको, जो लोग भी गए उनका उचित मान सम्मान और उनकी बातों पे उचित काम, उनका सब कुछ बाबूजी करवाते थे। वही मैंने सीखा, वही मैंने देखा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इसके लिए कुछ एफ़र्ट करना पड़ता है। मेरे अंदर ही वो चीज़ है, मेरे ब्लड में है कि लोगों की सेवा करनी है, तो वो मैं करती रहती हूँ। और ये दिमाग में कभी आता नहीं है। मैं छोटी थी तब भी बाबूजी एक बात कहते थे कि ये कभी ध्यान मत, तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि एमपी की बेटी हो, ज़मीन पे रहना चाहिए। तो मेरे अंदर ही वो चीज़ है, मेरे ब्लड में है कि लोगों की सेवा करनी है, तो वो मैं करती रहती हूँ। और ये दिमाग में कभी आता नहीं है। मैं छोटी थी तब भी बाबूजी एक बात कहते थे कि ये कभी ध्यान मत, तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि एमपी की बेटी हो, ज़मीन पे रहना चाहिए। तो मैंने वही सीखा है कि मुझे ज़मीन पे रहना है। मैं एमएलए हूँ, ये मुझे ध्यान नहीं रहता है। काम कर रही हूँ, विकास करना है, बाबूजी के अधूरे सपनों को पूरा करना है, आप लोगों के साथ आपकी बहन बेटी की तरह काम करना, यही मेरा ध्येय था, है और रहेगा। मैंने अपनी कॉरपोरेट जॉब 22-23 साल की अच्छी खासी जॉब छोड़ी थी इसी मकसद के लिए कि वो छोड़ के मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स में आऊँगी और फुल टाइम मैं लोगों की सेवा करूँगी। मैम, नेता प्रतिपक्ष जो है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। आए दिन उनके सोशल मीडिया के किसी भी विभिन्न प्लेटफॉर्म से ये जारी किया जा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। क्या कहना चाहेंगी आप एक सत्ता पक्ष की विधायक होने के नाते? मैं बस ये कहना चाहूँगी और आप लोग भी इसको ज़रा समझिएगा गहराई से कि जितने दिन वो थे सत्ता में, तो उतने दिन क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब तो वो फिर सरकार की पैरवी करते थे कि नहीं बहुत अच्छा काम चल रहा है, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस समय उसका श्रेय वो लेते थे, तो अभी क्यों नहीं श्रेय लेते हैं? अभी भी तो उनको लेना चाहिए ना कि हम ही करवा रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो। उस समय तो वो कहते थे कि हम ही लॉ एंड ऑर्डर सुधार रहे हैं, सरकार ही सुधार रही है। तो नेता प्रतिपक्ष सत्ता में रहते हैं तो उनकी बात अलग रहती है, विपक्ष में आते हैं तो अलग बात हो जाती है। इंसान वही है, राज्य वही है। क्राइम जो हो रहा है मुझे तो लगता है कि उसमें सुधार हुआ है। बस ये है, आपने कहा अभी पीछे सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले हाईलाइट कम होता था, अब ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। और नेता प्रतिपक्ष के बाद अब के पास अब थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है क्योंकि काफ़ी सीटें उन्होंने हारी हैं अभी लोकसभा चुनाव में। उनके पास बहुत कुछ काम करने को नहीं है, तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो उठाएंगे ना सरकार। लोकसभा चुनाव के समय ये एक चर्चा था पूरे बिहार में कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, वो अब जदयू रहेगी नहीं, चूँकि लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होना नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे परिणाम नतीजा आया सबको चौंकाने वाला है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ जेडीयू जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसका सारा श्रेय हमारे नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनकी जो मैं तो कहूँगी कि ऐसा कोई बिहार में अब आने वाला नहीं है जो उनकी तरह समझ रखता है, राजनीतिक समझ। और उनकी जो पैठ है और उनकी जो कार्यशैली है अनुकरणीय है। जिस तरह से वो पहले से दूरदर्शिता उनमें रहती है, दूरदर्शिता है कि क्या होने वाला है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यही वजह है कि चाहे कोई भी हो, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गठबंधन करना चाहता है। और यही वजह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी भी बेचैन है कि किसी तरह से ये गठबंधन टूटे और किसी तरह से हम आ जाएं इनके साथ, ताकि सुनिश्चित हो जाए कि हम जीतेंगे। अभी उन्होंने जो बस 4 सीटें जीती हैं, तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि किसकी वजह से हम पहले जीते थे, किसकी वजह से हम अभी हारे हैं, उनको पता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ रहते हैं जीत वहीं पे सुनिश्चित होती है। लोकसभा चुनाव के बाद ये साबित हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार की ही मैजिक है और जिधर रहेंगे उधर की ही जीत। जिधर रहेंगे, क्योंकि इसकी वजह है उनका मैजिक और दूरदर्शिता उनकी तो है ही है। उसके साथ साथ उन्होंने जो बिहार के लिए किया है और बिहार के लिए निस्वार्थ भाव से जो उनकी सोच हमेशा रहती है। अभी आप देख रहे होंगे हर ज़िले में जा रहे हैं, वहाँ की योजनाओं को देख रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को कि इनको जल्दी करिए। और कई कामों को मैंने देखा और मैं आश्चर्य में थी। एक मुख्यमंत्री होके वो राजस्व विभाग का एक वो हो रहा था
कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि कहिए तो हम हाथ जोड़ते हैं, लेकिन ये काम जल्दी करके दीजिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा निस्वार्थ भाव से वो बिहार के लिए सोचते हैं। उनको क्या ज़रूरत है हाथ जोड़ने की, वो निर्देश भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जल्दी काम ख़त्म करना है। ये जो सर्वे वाला काम चल रहा है उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको जल्दी कर दीजिए। कई बार मैंने देखा है कि वो मतलब उनकी जो कार्यशैली है तो इसी की वजह से उनका मैजिक चलता है ना, ऐसे थोड़ी ना। दूसरा, महिलाओं को जितना स्वावलंबी बनाया है उन्होंने, महिलाओं के लिए जितना काम उन्होंने किया है, और आपने नहीं देखा होगा किसी राज्य में पूरे देश में कि इतना काम महिलाओं के लिए हुआ है। चाहे वो बच्चियां हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रही हों, बीपीएससी की तैयारी कर रही हों, चाहे एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाई हो रही हो, चाहे उनको पॉलिटिक्स में लाने की बात हो रही है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात हो रही हो, उसमें आरक्षण देके कहाँ से कहाँ महिलाओं को पहुँचाया, जीविका दीदियों को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। अभी मैंने एक मीटिंग की थी जीविका दीदियों के साथ, इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि इतनी योजनाएं हैं सरकार की महिलाओं के लिए, उसको कह नहीं सकते हैं हम लोग, गिनती नहीं करवा सकते हैं। मैं जब जीविका के एक अधिकारी थे, मैं लिख रही थी अपनी जानकारी के लिए कि क्या क्या है, पेज के पेज भर गए, इतने काम किए। और महिलाओं के साथ साथ मैं बिल्कुल चैलेंज करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अल्पसंख्यकों के सच्चे हितैषी अगर कोई है बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं। चाहे उसका श्रेय कोई ले ले, और अल्पसंख्यक गण जो हैं उनको भी मैं आग्रह करती हूँ कि एक बार आप देखें कि किसने इतना विकास किया है अल्पसंख्यक समाज का। श्रेय लेने को बहुत लोग क्यू में खड़े हो जाते हैं, लेकिन सचमुच में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया है, और वही करते हैं और वही करेंगे। तो काफ़ी उन्होंने किया है, इसी की वजह से जो वोट बैंक है वो हम लोगों की तरफ रहता है, और हम लोग जिधर रहते हैं उधर ही जीत होती है। ये एक बार नहीं, कई बार प्रूफ हो गया है और आगे भी प्रूफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा से हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि केसरिया का विकास मेरी पहली प्राथमिकता थी और आगे भी रहेगी। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, केसरिया।